नेक्स्ट फीचर है हमारा 7, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कह दीजिए या मैं कहूं इसे कम्युनिकेटिंग, ज्यादा अच्छा होगा। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग में क्या कहते हैं हम लोग, देखिए जैसे ही हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं, हम पूरा अपना काम कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, देन ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हें हम इंटरेस्टेड यूजर्स को दे देते हैं। ठीक है ना, इन्हें इंटरेस्टेड यूजर्स को दे दिया जाता है। और वो यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कंपनी का मालिक, बिजनेस का मालिक, सोल प्रोप्राइटर है तो उसका प्रोप्राइटर, ऑनर, अगर बिजनेस कोई और मैनेज कर रहा है तो मैनेजमेंट को दिया जा सकता है, एम्प्लॉइज मांग सकते हैं, क्रेडिटर्स मांग सकते हैं बिजनेस के, जिन्होंने बिजनेस को उधार दे रखा है, वो देखना चाहते हैं कि बिजनेस सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, और वो अपने हिसाब से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस डेटा को एनालाइज करते हैं, अपने अपने लेवल पर एनालाइज करते हैं, और जो उनके काम की इंफॉर्मेशन है वो यहां से निकाल लेते हैं। सो हम यहां पर क्या करते हैं, हम अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स को। ठीक है ना, तो ये हमारा लास्ट फीचर है, कम्युनिकेटिंग। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारी फीचर्स खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहे तो अब मैं लिखवा देता हूं इसमें, ठीक है ना, देखिए once final accounts are prepared, जैसे ही फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं ना, आर प्रिपेयर्ड, दे आर कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। उन्हें हम इंटरेस्टेड यूजर्स को दे देते हैं, हु विल एनालाइज, who will analyze the final accounts as per, ये as है, as per their individual requirement। ठीक है ना, तो अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज कर लेते हैं और अपने रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन को वहां से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट फीचर है अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग हेल्प इन कम्युनिकेटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहां से हम। आज थोड़ा गला खराब है, ठीक है, सो प्लीज बियर, नहीं तो फिर क्लासेस लेट हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना, इसीलिए मैं भी आज पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिससे हम जानना चाहते हैं कि हमने इस बार कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, हमारे पास आज क्या क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है, वो सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, वहां पर हम दोबारा वापस आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या हम पाना चाहते हैं अकाउंटिंग से। ठीक है ना, तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ हमारे उद्देश्य हैं, कुछ टारगेट्स हैं हमारे, कुछ गोल है कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा, पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप
सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। हम क्या चाहते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से? हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम एक सिस्टमेटिक, एक प्रॉपर मेथड से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर पाए। हमारे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बिजनेस में, उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन कर पाए, रिकॉर्ड कर पाए उन्हें। ठीक है, तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, आपको पता है अकाउंटिंग में हम सिस्टमेटिकली चलेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस को हम अपने यहां लिख सकते हैं। जैसे हमने बात की थी पीछे, हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को अपने यहां लिख सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर है जिनका। ठीक है ना, याद हो आपको, तो हमने पहले क्लास में की थी शायद ये बात। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, फिर हम उन्हें क्या करते थे? आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हें मेजर करते थे कि उनका मॉनेटरी वैल्यू क्या है। क्योंकि हमने ये भी आपसे बात की थी कि मैंने कहा मेरे पास 5 ट्रक है, 3 मशीन है, ये कोई काम की वैल्यू बात नहीं है, कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक मनी वर्थ में, मनी वैल्यू में उनका कोई मैं अमाउंट नहीं बता रहा आपको, तो उसका कोई यूज नहीं है, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डराइव नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीका है, आइडेंटिफिकेशन हुआ, मेजरमेंट हुआ, और उसके बाद में क्या करता हूं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से पहले ये 2 स्टेप है जो हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किए। ठीक है ना, तो हमने कहा रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहां पर हम करते हैं? छोटा बिजनेस है तो वो जर्नल में करता है, और बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स बना लेता है, जर्नल के पार्ट्स कर लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये क्या है? एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर मेथड है जिसके अंडर हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली हमारी ऑब्जेक्टिव पर आते हैं हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं उसका दूसरा कारण है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उस साल, एक साल के लिए हमने काम किया। ठीक है ना, क्योंकि हम हर साल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उस साल के दौरान ड्यूरिंग दैट ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना हमें नुकसान हुआ, ये भी हम जानना चाहते हैं। इसीलिए तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। नहीं तो ये बात तो वैसे ही पता लगी जाती, एक ना एक दिन बिजनेस बंद होता तो पता लग जाता कि कितना नुकसान हुआ या क्या फायदा हुआ। ठीक है ना, अंत में कुछ बचता तो शायद फायदा था, या कुछ भी नहीं बचा तो शायद बिजनेस डूब गया। बट वो अप्रोच तो बेकार है। ठीक है ना, कब इंतजार करेंगे? पता लगे आप मर गए, आपको पता ही नहीं चला अभी तक प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिस्टम है जहां तो आपको पता लग पाता है, आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हम चाहते हैं कि हमें पता लगे ये बात। ठीक है, अच्छा, अगली बात है हमारी, अगला ऑब्जेक्टिव है टू नो the exact reason for profit या लॉस। एक ऑब्जेक्टिव ये है हमारा, हम ये तो जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बट हम चाहते हैं कारण भी पता लगे, हमें एग्जैक्ट रीजन पता लगे कि क्या कारण थे, किन कारणों के कारण, किन रीजंस के कारण मुझे अगर उस साल प्रॉफिट हुआ तो क्या क्या कारण थे। हमने पीछे बात की थी अभी इसके बारे में। ठीक है ना, कि आपको पता लग पाता है इन किन रीजनों के कारण। इस बार हमें सैलरी बहुत ज्यादा पे कर दी, हमने अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी पे कर दी जिसके कारण हमारे प्रॉफिट कम हो गए, या फिर इस बार हमने सैलरी बहुत कम पे की है कंपेरेटिवली
और सालों की तुलना में हमने सैलरी इस बार बहुत कम पे की है, जिसके कारण हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए। ठीक है, तो ये कारण आपको बताने में मदद करता है आपकी, ठीक है ना, हम जानना चाहते हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। हम कह सकते हैं एक लेमैन भी शायद प्रॉफिट या निकाल लेता, प्रॉफिट कितना आया, नुकसान आया, ठीक है ना, बट वो एग्जैक्ट कारण नहीं पता लगा पाता, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ ही पॉसिबल है अकाउंटिंग में, कि उसे एग्जैक्ट कारण भी पता लग जाते हैं, ये कारण रहे हैं मेरे इस बार प्रॉफिट होने के, या ये कारण रहे हैं हमें इस बार नुकसान होने के, ठीक है, तो ये आपको रीजंस पता लग पाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पर अगली बात है हमारे पास, अगला ऑब्जेक्टिव है मेरा टू असर्टेन, टू असर्टेन को आप लिख सकते हैं टू फाइंड, टू फाइंड या फिर टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, ये हमें पता लग पाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा जो हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू अकाउंटिंग। नाउ जब मैं पोजीशन की बात करता हूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कितनी एसेट्स हैं, मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं, कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में, कैपिटल कौन लगाता है, ऑनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है ना, ये सारी बातें कहां से पता लगती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ये मैंने नाम आपको पहले भी बोला था, ठीक है ना, जहां पे हमने कहा था बैलेंस शीट का दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट में तो ये चीजें आती हैं कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता लग पाता है, हम जान पाते हैं कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है आज के समय, ठीक है, तो ये भी आपको एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहां पर, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फिफ्थ, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। अब इस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है ये समझते हैं। देखिए, कहता है टू नो द प्रोग्रेस, जो हमने ग्रोथ की है, जो हमारी प्रोग्रेस हुई है बिजनेस में, फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल दर साल, फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर, वो कितनी हुई है, ये हमें बताता है अकाउंटिंग, ठीक है ना, अकाउंटिंग की हेल्प से हमें पता लग जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, अनदर ऑब्जेक्टिव, कि हम यहां से पता लगा सकते हैं कि हमारी एक ईयर से दूसरे ईयर में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, हमने अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक मैनर में सारी ट्रांजैक्शन, सभी इवेंट्स को लिखा, जैसे हमने आगे सीखना है ये सब, तो कैसे वहां पर क्या चीज होती है। देखिए, आपने पीएनएल, जो मैंने एक अकाउंट बताया था आपको, वहां से आपने पूरे साल के लिए अकाउंटिंग की और आपका प्रॉफिट आया ₹80,000, ठीक है। इस ईयर का नाम ले लेते हैं 2015-16, ठीक है। 15-16 में हमें 80,000 का प्रॉफिट हुआ एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही किसी दूसरे साल का प्रॉफिट भी अवेलेबल होगा हमारे पास, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो मान लीजिए ये साल है हमारा
16-17 प्रॉफिट फॉर ईयर 16-17 ये प्रॉफिट निकल कर आया हमारा, लेट्स सपोज 1,30,000, 1,30,000 ये प्रॉफिट आया। अब देखिए अकाउंटिंग की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि आपने कितनी ग्रोथ की, आपके बिजनेस में प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता था जैसे मैंने यहाँ प्रॉफिट बताया, मैं कहता लॉस आ गया, इस साल हमारा लॉस हुआ और लॉस कितना है 25,000 रुपए का लॉस हो गया हमें, ठीक है 25,000 का लॉस हो गया। तो दोनों पोजीशन में देखिए हमें कैसे पता लग रहा है बिजनेस की प्रोग्रेस। इस साल हमारा प्रॉफिट 80,000 रुपए था, यानी हमने प्रॉफिट कमाया 80,000, और अगले साल देखा तो इस साल का प्रॉफिट है 1,30,000, 16-17 का प्रॉफिट है 1,30,000। इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया हमारे प्रॉफिट में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, 15-16 के मुकाबले 16-17 का प्रॉफिट कितना ज्यादा है, 50,000 रुपए ज्यादा प्रॉफिट है। यानी कि हमने प्रोग्रेस की है टू एन अमाउंट जिसे हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, जिसे हम मेजर कर पा रहे हैं। अकाउंटिंग की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं जब चाहे, क्योंकि हर साल के आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। आप देख सकते हैं आपका बिजनेस किस रेट से ग्रो कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। हो सकता है कोई बिजनेस ग्रो ना कर डिक्लाइन कर रहा है, बिजनेस गिर रहा है नीचे, ठीक है ना, यानी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, वो नीचे जाते जा रहा है। तो देखो जैसे ये एग्जांपल अगर लें, इसी साल में मैंने प्रॉफिट की जगह पर लॉस लिया, तो देखो पिछले साल हमें 15-16 में प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 का, ठीक है ना, और यहां हो गया हमें लॉस 25,000 रुपए का। यानी प्रॉफिट तो गया अगले साल, 80,000 तो हुआ ही नहीं, लॉस में और चले गए। तो यहां से भी पता लग रहा है आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप ये एक ईयर के प्रॉफिट को दूसरे ईयर के साथ जब कंपेयर करते हैं तो आपको पता लग पाता है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। ये एक और ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का हमारा, जहां से हम बता सकते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है। इसे आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अदरवाइज नोट्स में अवेलेबल है ये बात भी, एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं हमारे, ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चले अब, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट errors and frauds। To prevent and detect error and frauds, ठीक है, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब होता है उसे रोकना, वो हो ही ना, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। सपोज आप रोक नहीं पाए, वो एरर हो गया, वो फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्या है, डिटेक्शन। हो तो गया, उसे पता तो लगाया जाए क्या, ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंट का। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई एरर है, कोई फ्रॉड्स हैं, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं अकाउंटिंग में कि कोई एरर और फ्रॉड हो ही ना, ठीक है। इन केस अगर कोई फ्रॉड हुआ, कोई एरर हुआ, तो उसका डिटेक्शन, उसे पता लगा पाए, हम पता लगा पाएंगे तो उसे हम सही कर पाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी है कि ये कैसे हम करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें पहली बात है मेरे पास, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो सिस्टमेटिक मैनर से करते हैं, ठीक है। हम सिस्टमेटिक मैनर से अकाउंटिंग करते हैं, हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग करते हैं, कंप्लीट और ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं
फाइनेंशियल नेचर के, याद रखिएगा हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी, फाइनेंशियल नेचर के जो है उन्हें हम अपने यहां लिखते हैं, नॉन फाइनेंशियल्स को हम नहीं लिखते, हमने पहले डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। तो पहले इसे समझिए, देखिए हम हमारे यहां पर जो अकाउंटिंग करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो अपने यहां लिखते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, ठीक है, यानी कोई चीज छूटती नहीं है। तो एक तो कुछ चीज छूटेगी नहीं लिखनी, तो एरर कम होंगे, प्लस जिस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं डेली बेसिस पर, हर एक पेज के एंड पर हम उनके बैलेंसेस को टैली करते हैं, टोटल्स चेक करते हैं कि दोनों साइड के टोटल सही है या नहीं। ये दोनों साइड के टोटल मतलब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सही है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। जर्नल में भी चेक करते हैं, लेजर में भी चेक करते हैं, हर जगह पर हम इसको चेक करते हैं। तो अरिथमेटिकली एरर हम कोशिश करते हैं हो ही ना, और अगर हो जाए तो उसका पता लग पाए, और जैसे ही हमें पता लग जाएगा तो हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि क्या गलती हुई है और उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो सिस्टमेटिक तरीके के होने के कारण एरर्स होने की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग कर रहे हैं, सिस्टमेटिक मैनर में अकाउंट रिकॉर्ड्स को लिख रहे हैं, अपने यहां पर सारी ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं, तो एरर्स की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ये तो हुई बात एरर्स की, ठीक है। इन केस जैसे मैंने कहा आपको पहले, तो एरर के चांसेस बहुत कम है। हमने कहा ये सिस्टमेटिक और कंप्लीट लिखने के कारण क्या है, एरर्स की जो चांसेस हैं वो माइन्यूट है या मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम चांसेस हैं कि एरर होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इन केस अगर एरर है भी, अगर एरर हो भी जाता है, हमने कहा ना मिनिमम चांसेस है, वैसे तो एरर होगा नहीं, बट इन केस हो जाता है देन उसका डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन मींस बेटा फाइंड करेंगे उसे, टू फाइंड, उसे पता लगाया जाएगा उसका, और उसका हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्शन करेंगे उसका हम, जिससे कि हमारे अकाउंट्स में कोई एरर्स ना रहे। अब आते हैं हम दूसरी बात पर, फ्रॉड पर। ये हमने बातें की किसके बारे में, एरर के बारे में, कि पहले तो हम क्योंकि सिस्टमेटिकली कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो एरर के चांसेस कम है, सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहे हैं तो एरर के चांसेस हमारे पास कम है। बट फिर भी अगर एरर हो जाते हैं, एरर है, ठीक है, तो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं कि उनका डिटेक्शन किया जाए, उनको ढूंढा जाए, उनका पता लगाया जाए, ठीक है। पता लगाकर हम क्या करते हैं, उनका रेक्टिफिकेशन या फिर उनका करेक्शन कर लेते हैं, उनको सही कर लेते हैं ताकि वो गलतियां खत्म हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अगली बात आते हैं, ये हमने सारी बातें किसके लिए की, एरर के लिए, ठीक है। अगली बात हम करते हैं फ्रॉड के लिए। तो फ्रॉड के रिस्पेक्ट में क्या बात है, सुनिए। फ्रॉड के रिस्पेक्ट में एक समझाना है आपको एक चीज, एक टर्म है, अभी यूज नहीं होगी बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म है ऑडिटिंग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा ये क्या है। ऑडिटिंग का मतलब होता है बेटा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन यानी चेकिंग, आप अपने लेवल पर इसे ये समझ सकते हैं। तो देखिए, ऑडिटिंग यानी, ऑडिटिंग का क्या मतलब बताया मैंने आपको, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन या फिर चेकिंग। तो जनरली क्या होता है, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी बुक्स, जनरल केसेस में उसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है, ठीक है ना। हमारे यहां पर कुछ लॉज हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स में, अगर आपकी इनकम इस लेवल से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है ना, इनकम टैक्स कह सकता है आपको।
ठीक है। सेल्स टैक्स में भी लिमिट है, आपका टर्नओवर एक लिमिट से बढ़ जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, यानी अपने अकाउंट्स की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सेल टैक्स में कहा मैंने आपको। ठीक है, यानी हमारे पास लॉज है। ऐसे ही कंपनी एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट है, जो कंपनियां हैं हमारे यहाँ पर, तो वो रेगुलेट होती है कंपनीज एक्ट के अंदर में। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट भी कहता है जो भी कंपनी है उसको भी अपने अकाउंट्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कराना पड़ेगा। अब ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है वो समझिए। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है कोई इंडिपेंडेंट इंसान, कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति आए और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आपकी बुक्स को, आपकी अकाउंटिंग को चेक करे कि आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, तो वो आके चेकिंग करेगा। जैसे आपके एग्जाम पेपर्स होते हैं, वो कोई बाहर से आता है ना, जैसे एक तो क्लास टेस्ट होते हैं, आपकी क्लास टीचर ले लेते हैं। जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बाहर से आपकी कॉपी बाहर जाती है, पेपर, क्वेश्चन पेपर भी बाहर से ही आता है और उसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, वो ज्यादा रिलायबल है स्कूल का रिजल्ट के मुकाबले, क्योंकि बाहर से हो रहा है तो ज्यादा उसमें विश्वास होता है लोगों को। ऐसे ही हमने कहा कि अकाउंटिंग में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम हमने क्या कहा, ऑडिटिंग, जिसमें हमने क्या कहा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है वो। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कौन करता है, कोई बाहर का व्यक्ति जिसे नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है इस फील्ड का, जिसे पता है अकाउंटिंग कैसे की जानी चाहिए, वो एग्जामिनेशन करता है। ठीक है, तो अब अगर आपके बिजनेस को पता है कि भाई हमारी भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो सकती है, हमारा भी ऑडिट हो सकता है, तो आपके एम्प्लॉइज के मन में, आपके मन में एक डर रहता है कि अगर फ्रॉड किया तो पता लगेगा, बाद में एग्जामिनेशन होगी तो पता लगेगा। तो आप उस डर के कारण कोई फ्रॉड, कोई घपला, कोई घोटाला करने की तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है, तो एक ये डर मन में डर बन जाता है कि नहीं, बाहर से वो इंसान आएगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के लिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और वो उसके पकड़ में आएंगी तो वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा और फिर हमारी होगी बदनामी। ठीक है, लोगों को पता चलेगा कि हम तो फ्रॉड करते हैं, हमारे यहाँ हमारे एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है। तो एक मन में आपके अपने आप एक फियर आ जाता है, एक डर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण आप फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसे समझाया, क्योंकि फ्रॉड का टॉपिक था मेरा कि फ्रॉड को भी, अब ये ऑब्जेक्टिव है तो अकाउंटिंग का एक अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे यहाँ पर फ्रॉड और एरर ना हो, इसीलिए ऑडिटिंग होती है, एग्जामिनेशन होती है। और हमारे अकाउंटिंग के खुद के प्रोसीजर्स भी ऐसे हैं जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस कम है, कम, और होते हैं तो पता लग जाते हैं। और जब आपको पता है कि ऐसा सिस्टम है जहां पता लग जाएगा आपने क्या फ्रॉड किया है, तो वहां पर आपके मन में डर है, आप ऐसे फ्रॉड की तरफ जाएंगे ही नहीं, वो फ्रॉड करने की कोशिश आप करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी अगले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की कि क्या कहता है अगला ऑब्जेक्टिव, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारे यहाँ पर ना तो कोई एरर हो ना फ्रॉड हो, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, उद्देश्य है अकाउंटिंग का ये। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, इसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज नोट्स में ये भी अवेलेबल है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव है मेरा ये। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड information, to provide information to interested parties। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। ठीक है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन जो चाहिए इंटरेस्टेड पार्टीज को। अब इंटरेस्टेड पार्टीज बहुत सारी हैं हमारे पास, ठीक है। कई लोग कहते हैं यहाँ पर वेरियस लिख देते हैं, वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, क्योंकि एक इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए कौन कौन से इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती हैं भाई, ऑनर होता है इंटरेस्टेड पार्टी, डेटर्स हो सकते हैं इंटरेस्टेड पार्टी, क्रेडिटर्स हो सकते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज, गवर्नमेंट हो सकती है इंटरेस्टेड पार्टीज। ये टॉपिक है वैसे आगे हमारा, हम वहां पर डिटेल करेंगे। तो ये 4 लिख लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये इन्हें कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए ऑनर क्या इंफॉर्मेशन चाहता है, ऑनर इंफॉर्मेशन चाहता है, वो जानना चाहता है कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे कितना लोगों को पैसा देना है, कितना लेना है, ये सब जानना चाहता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उसको ये इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ऐसे ही डेटर क्या जानना चाहता है, डेटर जानना चाहता है कि मैंने बिजनेस से कितने का उधार ले रखा है, मानो वो रिकॉर्ड नहीं रख रहा है, हमें बताना है उसे, तो हम वो डेटर को वो इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं, क्रेडिटर्स अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये जानना चाहते हैं कि हमने जो बिजनेस को उधार दे रखा है, वैसे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, फिर भी बता देता हूं। ऑनर कौन है, बिजनेस का मालिक। डेटर कौन है, जिसने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अ पर्सन। अगर हमने, डेटर कौन है हमारे लिए, अगर हमने किसी को उधार में माल बेच रखा है तो वो डेटर है, तो उसने हमें पैसा देना है, ठीक है। क्रेडिटर कौन है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ पर्सन। तो जिस व्यक्ति से हमने उधार में सामान खरीदा है वो कौन है हमारे लिए, क्रेडिटर है। ऐसे ही गवर्नमेंट, तो आपको पता ही है गवर्नमेंट कौन है, बट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड पार्टी कैसे है वो समझते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑनर के लिए क्या कहा, ऑनर जानना चाहता है कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ हमें, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, अकाउंटिंग के हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल पाती है। ऐसे ही डेटर जानना चाहता है कि मैंने कितने रुपए का सामान उधार खरीदा था, उसमें से कितना पैसा मैंने दे दिया और कितना और देना है, ये इंफॉर्मेशन भी आप उसे जब चाहें दे सकते हैं। क्रेडिटर्स ने हमें उधार माल बेचा था, यानी हमने उनसे माल खरीदा है, यानी हमने उन्हें पेमेंट करनी है। अब वो कितनी पेमेंट हम उन्हें कर चुके हैं और कितनी पेमेंट करनी बाकी है, ये इंफॉर्मेशन भी हम इजिली अवेल करा सकते हैं, उन्हें इजिली दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और जानना चाहता है क्रेडिटर ये जानना चाहता है कि मैंने जिस बिजनेस को उधार सामान दे रखा है, उधार दे रखा है, क्या उसकी क्षमता है कि मुझे वापस मेरा पैसा दे पाए। ये कैसे पता चलेगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारी कैसी पोजीशन है, कहीं हम कर्जों में तो नहीं डूबे हुए हैं। अगर हम कर्जों में डूबे हैं तो हमारा क्रेडिटर को क्या लगेगा, डर लगने लगेगा कि इनकी तो हालत बड़ी खराब है, मुझे पता नहीं मेरा पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए ये भी जानना चाहता है, ये भी देखता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड पार्टीज क्यों है। देखिए गवर्नमेंट को आप पर लगाने टैक्सेस, अगर आपने इनकम कमाई है तो आप पर इनकम टैक्स लगाने वाले हैं, आपने सेल्स की है तो आप पर वो सेल्स टैक्स लगाने वाले हैं। तो इन सब के लिए वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आपकी बुक्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है। तो इसके गवर्नमेंट बेसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या डिसाइड करती है कि सेल टैक्स कितना लगेगा, इनकम टैक्स कितना लगेगा, ठीक है ना। ये सब इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है। तो ये इंटरेस्टेड पार्टीज है हमारी, और इन सभी पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन बनाते हैं डिटेल्ड आउट, ताकि सभी के लिए जो उनके यूज की इंफॉर्मेशन है वो वहां से उस इंफॉर्मेशन को ले सके, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, लास्ट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, इसे आप लिख लीजिए, बाकी नोट्स में ये बात अवेलेबल है, ठीक है। लिख लीजिए इसे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करती है अकाउंटिंग, ठीक है। इसे लिख लीजिए।